हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, जो आपके सेकंड चैप्टर था, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि कवक की प्रजातियों को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फाइकोमाइसीटीज को पढ़ लिया था, एस्कोमाइसीटीज को पढ़ लिया था। उसके बाद आपके दो जो वर्ग है वो और बचते हैं, जिसमें से बचता है आपके बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटीरोमाइसीटीज। तो आज हम पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसीटीज, देखिए स्टूडेंट्स, इनके मुख्य लक्षण क्या क्या है कि जो बेसिडियोमाइसीटीज प्रकार के कवक होता है, सामान्यतः आपने नाम सुना होगा मशरूम, जिसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। मशरूम एक कवक होता है जो किस जगत का, आपके बेसिडियोमाइसीटीज का। उसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा पक्सिनिया। ये जो पक्सिनिया होता है ये रोग कारक होता है, गेहूं के अंदर ये रोग उत्पन्न कर देता है, कीट रोग उत्पन्न कर देता है। तो ये जो दोनों ज्यादातर नाम सुनने को आते हैं वो किस कवक प्रजाति के, बेसिडियोमाइसीटीज के। और इस प्रजाति के जो कवक होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कवकों की बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोला जाता है, कवक जाल बोला जाता है। और इनका जो कवक जाल होता है वो शाखाओं के अंदर बंटा होता है, ब्रांचेस निकलती रहती है उसके अंदर। तो कवक जाल होता है उनका शाखित होता है और पट्टीय होता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर बीच में पार्ट्स है, पट है, तो हम उसको बोलेंगे पट्टीय, और अगर पार्ट्स नहीं है तो हम उसको बोलेंगे अपट्टीय। और इनकी जो बेसिडियोमाइसीटीज का जो कवक जाल होता है वो कैसा होता है, शाखित तथा पट्टीय। आया समझ में आपको पॉइंट। बेसिडियोमाइसीटीज कवक का एक प्रकार है और इसका मुख्यतः जो एग्जाम्पल ज्यादातर सुनने को मिलता है मशरूम और पक्सिनिया। पक्सिनिया के कारण गेहूं में रोग उत्पन्न होता है। मशरूम कवक का उपयोग ज्यादातर खाने में किया जाता है और ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और इनका कवक जाल कैसा होता है, शाखित तथा पट्टीय। अब इनमें अलैंगिक बीजाणु कैसे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जब कवकों के महत्वपूर्ण लक्षण बताए थे तब हमने देखा था कि जो इनका कवक, जो आपके इसमें अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोनिडिया कहलाएंगे। और लैंगिक बीजाणु इन अलग अलग वर्गों के अंदर होंगे। जैसे हमने पिछला जो देखा एस्कोमाइसीटीज, उसके अंदर लैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं, एसिडियम कहलाते हैं। तो उसी प्रकार बेसिडियोमाइसीटीज के जो लैंगिक बीजाणु वो क्या कहलाएंगे, बेसिडियम कहलाएंगे। इनके लैंगिक बीजाणु बेसिडियम कहलाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो लैंगिक युग्मक बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, वो लैंगिक अंगों के अंदर ही बनते हैं मुख्यतया। लेकिन ये जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग है इसके अंदर लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं। तो फिर वो लैंगिक युग्मक है वो कहाँ से बनेंगे, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कुछ परिवर्तन के द्वारा, प्लाज्मोगेमी प्रक्रिया के द्वारा एकत्रित हो जाती है और किन का निर्माण करती है, लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, बेसिडियोमाइसीटीज के जो लैंगिक बीजाणु है उनको क्या बोला जाता है, बेसिडियम बोला जाता है। वो इसमें विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से इनका निर्माण होता है, बल्कि इनके अंदर लैंगिक अंग है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइसीटीज के, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कवक का जो लास्ट वाला भाग है उसको पढ़ेंगे, ड्यूटीरोमाइसीटीज। तो इसके बाद अगला हम भाग देते हैं ड्यूटीरोमाइसीटीज।
ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ड्यूटीरोमाइसिटीज है वो कवक है, इनका एक अलग से नाम दिया गया है, इनको अपूर्ण कवक बोला जाता है। अपूर्ण यानी पूर्ण रूप से विकसित कवक नहीं है ये। अब ये ऐसा नाम क्यों दिया गया? जैसा कि हमने देखा था कि जो कवक होते हैं उनके अंदर तीनों प्रकार के जनन पाए जाएंगे, कायिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा। लेकिन ये जो ड्यूटीरोमाइसिटीज है इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इनमें लैंगिक जनन की अभी तक खोज नहीं की जा चुकी, इसलिए इनको बोला जाता है अपूर्ण कवक। क्वेश्चन आ सकता है आपके, दो कवकों के अलग अलग नाम है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एक तो जो एस्कोमाइसिटीज है उनको बोला जाता है थैली फंजाई, सेक फंजाई और थैली कवक भी बोला जाता है, और जो ड्यूटीरोमाइसिटीज है इसको बोला जाता है अपूर्ण कवक। ठीक है, तो अपूर्ण कवक क्यों बोलेंगे, आपको कारण भी पूछा जा सकता है। अपूर्ण कवक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, और जिस दिन इनके अंदर लैंगिक जनन की खोज होगी उस दिन इनको अलग से नहीं रखेंगे, इनको या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं, इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। आया समझ में ये पॉइंट? और यदि इनके अंदर लैंगिक जनन का पता चल गया तो इनको किस में डाल देंगे, बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज। यदि इनमें लैंगिक जनन की खोज हो जाती है तो इन्हें बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में रखा जाएगा। और कवक जाल वाला देखें तो इनके अंदर जो कवक जाल होता है वो पट्टीय होता है और कैसा होता है, शाखित होता है। इनका कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होता है। आया समझ में पॉइंट? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं कि कुछ जीव होते हैं उनका फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है और उन जीवों को मिट्टी में मिला दिया जाता है, ह्यूमस जैसा पदार्थ बना दिया जाता है। आप देखे होंगे कि किसी स्थान पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, थोड़े टाइम बाद उसकी जगह पर भूर भूरी मिट्टी मिलेगी आपको, तो वो काम कौन करते हैं, मुख्यतः फंगस या बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और वो क्या करेंगे, उस डेड बॉडी का क्या करेंगे, पाचन कर देंगे और उससे एक मिट्टी के समान पदार्थ होता है ह्यूमस का निर्माण कर देंगे। तो उस प्रक्रिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन कवकों में मुख्य भूमिका कौन से निभाते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, जीवों के अपघटन में सहायक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। अब देखिए खनिज का चक्रण कैसे होगा, कोई जीव है उसके शरीर में कोई तत्व तो होगा ही, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है। अब वो उस जीव के शरीर में, वो जीव मर गया है, अब ये क्या करेंगे, कवक उसको अपघटित करेंगे, तो जो उसमें तत्व थे वो किस में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो मिट्टी से तत्व किस में चला जाएगा, पौधे में चला जाएगा, पौधे को वापस हम सजीव खाएंगे तो हमारे शरीरों में आ जाएगा। तो खनिजों का चक्रण हुआ नहीं हुआ, तो इस खनिज के चक्रण में सहायता कौन करेंगे, ड्यूटीरोमाइसिटीज के सदस्य, और किस प्रकार करेंगे, जीवों का अपघटन करके। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनके द्वारा जीवों का या मृत जीवों का अपघटन किया जाता है तथा इस प्रकार ये
खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवक जाल कैसा होगा? पट्टीय और साकित, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, और जिस दिन इनके अंदर लैंगिक जनन की खोज हो गई तो इनको किस में रख देंगे? बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज के अंदर डाल दिया जाएगा इनको, और इनके द्वारा जीवों का क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है, और इस प्रकार ये पर्यावरण की एक किस घटना के अंदर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे? खनिज चक्रण के अंदर, जो खनिजों का चक्र चलता है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके था ड्यूटीरोमाइसिटीज, नोट कर लीजिए इसको। कवकों के चारों भाग पढ़ लिए हमने, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। इसको नोट कर लीजिए आप। इसके साथ ही आपके कवक वाला पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हमने कवक के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो RH व्हिटेकर का मुख्यतः जो वर्गीकरण था, जिसमें सबसे पहले था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई यानी कवक तक हमने पढ़ लिए। फिर बचेगा आपके प्लांटी और एनिमेलिया, जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है। सबसे पहले जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें आएगा आपके प्लांट वाला, पादप जगत वाला, और 4th चैप्टर के अंदर आएगा आपके एनिमेलिया, जंतु जगत वाला। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ ऐसे तथ्यों को पढ़ेंगे जिनको RH व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में कहीं भी स्थान नहीं दिया। हमारे इस वातावरण के अंदर वो जीव पाए जाते हैं, लेकिन RH व्हिटेकर ने उनको कोई स्थान नहीं दिया। RH व्हिटेकर ने उनको स्थान नहीं दिया, लेकिन हमें तो उन बेचारों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, कुछ नाम सुना होगा आपने, विषाणु, वीरोइड और लाइकेन, जो हमारे कुछ काम के भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। तो वो संरचनाएं कैसी होती है, क्या काम करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषाणुओं के बारे में। वायरस होते हैं, मुख्यतः जो वायरस होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे अंदर रोग फैलाते हैं। सब जीव जंतुओं के अंदर क्या करते हैं? रोग फैलाने का काम करते हैं। तो ये फायदे के तो हमारे नहीं हो सकते, लेकिन इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले विषाणु या वायरस बोलते हैं इसको।
तो देखिए जो विषाणु है इसको आरएचवी टेकर ने अपने वर्गीकरण में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये वास्तविक कोशिका ही नहीं है, ये अकोशिक जीव माना जाता है इनको। ना तो ये सजीव में आएंगे और ना ये निर्जीव में आएंगे। कैसे? यदि ये शरीर से, हमारे शरीर से बाहर पड़े रहेंगे वातावरण के अंदर, तो ये मिट्टी के ढेले के समान पड़े रहते हैं, इनके शरीर में कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी जब ये किसी सजीव के शरीर से बाहर होंगे तो ये मरे हुए पड़े रहेंगे, निर्जीव की तरह काम करेंगे। लेकिन जैसे ये किसी जीव के शरीर में घुस गए तो इनके शरीर है वो काम करने लगता है। यानी बाहर पड़ा हुआ वायरस मरे हुए के समान है, लेकिन जैसे यदि मेरे शरीर में प्रवेश कर गया तो वो काम करने लग गया, सजीव हो गया। तो ऐसा जीव जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको बोला जाता है योजक कड़ी। सजीव और निर्जीवों की योजक कड़ी किसको बोला जाता है? विषाणु या वायरस को। स्टूडेंट्स आपको पता होगा योजक कड़ी उसी जीव को बोलेंगे जो दो जीवों से समानता रखता है, दोनों को जोड़ के रखता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा हेमिकोर्डेटा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हेमिकोर्डेटा के जंतु ऐसे होते हैं जो नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स से मिले हुए होते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है अकशेरुकी और कशेरुकियों की योजक कड़ी। नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के बीच में योजक कड़ी होती है हेमिकोर्डेटा। तो आपके सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसको बोला जाता है? विषाणु या वायरस को, क्योंकि इनके अंदर सजीवों के गुण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों के गुण भी पाए जाते हैं। जब शरीर से बाहर रहेंगे तो निर्जीव और शरीर में प्रवेश कर गए तो सजीव। लेकिन ये कोई वास्तविक कोशिका नहीं होती, क्योंकि कोशिकीय जीव में जो घटना होनी चाहिए, जो कोशिका के अंदर संरचना होनी चाहिए, वो इनके अंदर वास्तविक रूप से नहीं होती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अकोशिक जीव बोला जाता है। ये अकोशिक जीव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट्स, विषाणु शब्द का अर्थ क्या होता है? विषाणु शब्द का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। अब इनके नाम से विष का पता चल रहा है, तो ये फायदे के लिए कैसे होंगे? नुकसानदायक होंगे। तो विषाणु शब्द का अर्थ क्या होता है? विष या विषैला तरल, विष अथवा विषैला तरल। तो विषाणु शब्द का अर्थ क्या है? विष अथवा विषैला तरल। देखिए एक तंबाकू पौधे के अंदर एक रोग उत्पन्न करने वाला वायरस था, उसका नाम था TMV, टोबैको मोजेक वायरस, या इसको तंबाकू मोजेक विषाणु भी कहा जाता था। वो क्या करता था? तंबाकू के पौधे में घुसकर तंबाकू के जो पत्तियां थी वो पीली पड़ जाती थी, उनको नष्ट कर देता था, तो तंबाकू की फसल है वो खराब हो जाती थी। तो उस विषाणु का नाम क्या है? तंबाकू मोजेक वायरस। और उस विषाणु की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था डीजे इवानोवस्की। ठीक है, तो देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, डीजे इवानोवस्की के द्वारा, डीजे इवानोवस्की के द्वारा TMV की खोज की गई। TMV बोले तो टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, TMV की खोज की गई। TMV यानी तंबाकू मोजेक वायरस। तो पूछा जा सकता है तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक था डीजे इवानोवस्की। फिर एक वैज्ञानिक आया था बेजेरिनेक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी तंबाकू के पौधे में इस विषाणु ने रोग कर दिया है, वो पौधा रोगग्रस्त हो गया है, तो उस पौधे का जो रस है वो अगर संक्रमित पौधे का अगर रस है स्वस्थ पौधे के किसी भाग के लग गया तो उस पौधे में भी क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसने बताई? बेजेरिनेक नामक वैज्ञानिक ने।
मतलब उनके कहने का मतलब था कि विषाणु होता है वो बहुत ज्यादा संक्रामक होता है। अगर ये किसी पौधे में घुस गया, उसको रोग युक्त कर दिया, तो उस पौधे का अगर कोई भाग, कोई रस दूसरे स्वस्थ पौधे के संपर्क में आ गया तो वो भी है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। तो बेजेरिने के अनुसार संक्रमित तंबाकू का रस स्वस्थ पौधे को भी रोगग्रस्त कर सकता है। संक्रमित तंबाकू का रस है वो स्वस्थ पौधे को भी रोगग्रस्त कर सकता है। ये बात किसने बोली? बेजेरिनेक नाम के वैज्ञानिक ने। तो इस पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो कुछ विषाणु के पॉइंट और देखते हैं हम। देखिए, जो विषाणुओं का शरीर होता है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है उसके अंदर प्रोटीन और एक होता है आनुवांशिक पदार्थ। प्रोटीन और क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आपको पता होगा जीवों में मुख्य रूप से दो ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो विषाणुओं के अंदर या तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं रहेंगे। आरएनए और डीएनए दोनों एक वायरस में उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा।
आरएनए होता है मुख्यतः पादप विषाणुओं में, यानी जो वायरस पादप के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः क्या होता है, आरएनए होता है। और जो विषाणु जीवाणु जंतुओं को आपके रोगग्रस्त कर देते हैं, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। यानी जंतु विषाणुओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होगा डीएनए, और पादप विषाणुओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए। तो एक वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए होता है मुख्यतः जंतु विषाणुओं के अंदर, यानी जो जंतुओं को रोगग्रस्त करते हैं, और आरएनए होता है पादप विषाणुओं के अंदर। और इनमें जो प्रोटीन होती है उसको बोला जाता है कैप्सिड। प्रोटीन को क्या बोला जाएगा, कैप्सिड। और ये कई छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, उनको बोला जाता है कैप्सोमियर। तो कैप्सिड किससे मिलकर बनी होगी, कैप्सोमियर उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो कैप्सिड वो प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो कैप्सोमियर नामक छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। विषाणु का संगठन है वो प्रोटीन और आनुवांशिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ध्यान रखना, आपको पता है कि जो विषाणु है वो क्या करता है, रोग करता है, संक्रमित करता है आगे वाले जीव को। तो इसके अंदर कौन सा भाग है जो संक्रमित करता है, तो ध्यान रखना विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन है वो दोनों ही क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, दोनों ही रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ तथा प्रोटीन दोनों ही संक्रामक होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ तथा प्रोटीन दोनों ही संक्रामक होते हैं। एक देखिए विषाणु होता है जो ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देता है, उसको बोला जाता है जीवाणु भोजी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो जाती है, आपको पूछा जाता है कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जीवाणु भोजी जीवाणु नहीं होते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। जीवाणु भोजी का मतलब है कि वो विषाणु जो जीवाणुओं का भोजन करते हैं, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, तो ये जीवाणु नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, विषाणु होंगे। तो इसमें परिभाषा को बिल्कुल ध्यान से समझना, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। आया समझ में पॉइंट। तो ये आपके विषाणुओं से संबंधित कुछ पॉइंट से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं उसके बाद एक और भाग आता है जिसका नाम है विरोइड और लाइकेन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विरोइड। ये जो विरोइड युक्त जीव है इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था टीओ डाइनर। खोज किसके द्वारा की गई, टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। और ये विषाणु से भी इनकी कोशिका क्या होती है, छोटी होती है, विषाणु से भी छोटे।
जिस प्रकार विषाणु के अंदर आरएनए और डीएनए था और जो आपके प्रोटीन थी, उनकी इस विरोइड के अंदर क्या होता है, अभाव होता है। यानी उसमें आरएनए तो होगा लेकिन वो विषाणुओं के आरएनए से कम आणविक भार का होता है और उनके समान इसमें प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थों की कमी के कारण इनको क्या बोला गया, विरोइड बोला गया। और इसके कारण आलू के पौधे में एक बीमारी होती है, उसको बोलेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग उत्पन्न करते हैं। ट्यूबर नामक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, विरोइड्स को। और उसके बाद एक जीव आते हैं, देखिए साथ में देख लीजिए, लाइकेन। आपको पता हो तो लाइकेन किसको बोला जाता है, यदि शैवाल और कवक आपस में मिल जाए तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लाइकेन। यानी लाइकेन के अंदर दो जीव होते हैं, शैवाल और क्या पाया जाता है, कवक। लेकिन यदि आप लाइकेन के प्लांट को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दो जीव मिले हुए। अब ये दोनों जीव क्यों मिले, इन दोनों का ही आपस में स्वार्थ है, क्योंकि शैवाल को घर चाहिए रहने के लिए और कवक को खाने के लिए भोजन चाहिए। कवक के पास घर है लेकिन भोजन नहीं है, और शैवाल के पास भोजन है लेकिन घर नहीं है। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। शैवाल इस कवक को घर दे देगा और कवक इस शैवाल को भोजन दे देगा। नहीं, जो कवक है इसको घर दे देगा और शैवाल है वो कवक को भोजन दे देगा। शैवाल भोजन कहाँ से लाएगा, आपको पता हो तो नील हरित शैवाल होते हैं, वो उच्च पादपों के समान क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इनके शरीर में भोजन का निर्माण होता रहता है। अब शरीर में भोजन का निर्माण तो हो गया लेकिन रहने के लिए आवास नहीं है, तो ये कवक के पास जाएंगे, कवक इनको अपने घर में रख लेगा। कवक बोल रहा है भाई मैं तेरे को घर में तो रख लूंगा लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो शैवाल बोलेगा मैं आपको खाना दे दूंगा, आप मेरे को अपने घर में रहने दो। तो इन दोनों का ये जो संबंध है वो संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। मैंने आपको जब कवक टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि जीवों के मध्य में कुछ संबंध होते हैं, एक होता है सहजीवी संबंध, एक होता है परजीवी संबंध। सहजीवी संबंध वो होता है जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। यहाँ पर देखिए कवक को भी फायदा हो रहा है, शैवाल को भी फायदा हो रहा है, तो इनका संबंध क्या कहलाएगा, सहजीवी संबंध। एक होता है परजीवी संबंध जिसमें एक जीव को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। जैसे वायरस हमारे शरीर में अटैक कर गया तो वायरस का तो काम हो रहा है, वो जीवन मिल गया उसको, लेकिन हमारे अंदर रोग हो गया, हमें नुकसान हो रहा है। तो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, मतलब वो संबंध कैसा है, परजीवी संबंध, जिसमें एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो लाइकेन है वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसके अंदर दो घटक होते हैं, शैवाल और कवक। जो कवक का घटक होता है इसको बोला जाता है कवकांश, और जो शैवाल का घटक होता है उसको क्या बोला जाता है, शैवालांश। आया समझ में। और ये एक लाइकेन ऐसा पौधा होता है जो कभी भी प्रदूषित वातावरण में नहीं उगेगा। ऐसा नहीं कि हमारे चारों ओर लाइकेन नहीं है तो प्रदूषण है। लाइकेन यदि खुद के उपयुक्त आवास में भी जीवन यापन नहीं कर पाता, नहीं उगता है, उसका मतलब क्या है, उसका वातावरण है वो प्रदूषित है। इसलिए लाइकेन को क्या बोला जाता है, प्रदूषक संकेतक पौधा बोला जाता है। तो लाइकेन को क्या बोलेंगे, प्रदूषक संकेतक पौधा, क्योंकि यह प्रदूषित वातावरण में नहीं उग पाता है। प्रदूषक संकेतक पौधा किसको बोलेंगे, लाइकेन को, जो दो जीवों के मिलने से बनता है, शैवाल और कवक, जिसमें शैवाल का घटक है वो शैवालांश कहलाएगा और कवक का घटक है वो कवकांश कहलाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये जीव जगत का वर्गीकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।